हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नवोदय सैनिक स्कूल 2024 के लिए, जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ्स की क्लास। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस मैथ्स में पढ़े हुए हैं वो हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, कुछ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम लोग कुछ रैंडम क्वेश्चंस करेंगे। 4 या 5 क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे और सीखेंगे उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। इस क्लास को लेने का जो मेरा मोटिव है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेने का मोटिव ये है कि आपको जो इसके पीछे का कंसेप्ट है वो समझना है, कैसे क्वेश्चन को करते हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपका आएगा। बिल्कुल ज़रूरी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आपको बहुत ही जल्द फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है नवोदय सैनिक स्कूल की तरफ का और क्वांट्स एकेडमी की तरफ से, पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जो बेसिक है उस पर समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है सारे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग कर भी लें, लेकिन जहाँ पे गलती हमसे होती है, जहाँ पे हम शॉर्टकट मारने के चक्कर में गलती कर देते हैं या बड़ा लंबा क्वेश्चन कर देते हैं, जल्दी हो सकता है लेकिन जल्दी नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है और वही मैं आज इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, यदि 23,200 डिवाइडेड बाई 145 इज इक्वल टू 160 है, तो 232 डिवाइडेड बाई 1.45 किसके बराबर है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में कई बार, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इस क्वेश्चन में है क्या, ऐसा क्या है, आप तो बोलोगे सर बड़ा इजी सा लग रहा है ना। एक्चुअली क्वेश्चन इजी है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये है 23200 और ये है 145 इज इक्वल टू 160 आपको दे रखा है, और ये भी 232 है और ये 1.45 है। अब यहाँ पे आपसे ये उम्मीद करी जाती है, जो भी आपका एग्जामिनर है जिसने ये क्वेश्चन बनाया है, उसने ये आपसे उम्मीद करी है कि आप इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को देख कर डायरेक्टली आप इस वैल्यू का आंसर निकालें। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू लगभग लगभग सेम है, केवल डेसिमल्स यानी दशमलव यानी पॉइंट और 0 0 का अंतर है। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो देखो, 232 232, 145 145, बट डेसिमल और 0 0 का अंतर है। तो ये आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप इसको देख के सीधे सीधे इसका आंसर यहाँ पे टिक करें। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमेशा, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा कभी भी इससे रिलेट नहीं करना है। उसने हमसे बोला है रिलेट करने के लिए, बट हम रिलेट नहीं करेंगे। क्यों? अगर हम रिलेट करेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हम गलती करने के भी चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, अरे भाई ये भी तो पूछा कि 232 डिवाइडेड बाई 1.45 है ना, तो सीधे सीधे हम नहीं कर सकते क्या? 232 डिवाइडेड बाई 1.5 हम सीधे सीधे भी तो कर सकते हैं। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखोगे इसका कहाँ पे यूज़ होगा, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, देखो 232 अपॉन 1.45 है। ठीक, तो आप ये इससे रिलेट ही मत करो, इसका जो रिलेशन होगा वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आप बेटा यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो ये 2 है तो ऊपर 2 0 बढ़ाओगे, तो देखो आप देखोगे कि एट द एंड हम कहाँ पहुंच गए हैं, 23200 अपॉन 145 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब ये जो आपको दिया गया था, जो मैंने कहा कि पहले आपको इससे रिलेट नहीं करना है कि पॉइंट यहाँ पे लगाया है, यहाँ 0 बढ़ा है, तो मैं ऐसे ऐसे करके 16 आंसर हो जाएगा या 160 आंसर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। सीधे इसको सॉल्व करना है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सीधे इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं देखना, इसको बाद में हम देखेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से डेसिमल हटाया तो ऊपर 2 0 बढ़ गए, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ, वो आई 23200 अपॉन 145। और अगर आप देख पाओगे बहुत ध्यान से, तो जो ये वाली वैल्यू है वो यही है, 23200 डिवाइडेड बाई 145, और इसकी वैल्यू कितनी है, 160। तो जो ये आपको दिया गया है बेटा, ये इसलिए दिया गया है कि आपको इसको पूरा डिवाइड ना करना पड़े। बेसिकली 5 से कट करोगे, फिर या 145 से डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। तो ये चीज़ इसीलिए दी गई है कि आप एट द एंड कोशिश करें कि जो आपसे पूछा गया है उसको इस फॉर्मेट में लाने की, उसको इस फॉर्मेट में लाने का आपको प्रयास करना है। तो ये 145 आ गया, तो इसका आंसर क्या है, 160, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 160 इसका भी आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको क्या कोशिश करनी है कि जो आपसे पूछा गया है उसको जो आपसे दिया गया है उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की आपको कोशिश करनी है। और ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में ये क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, वैल्यूज जो है थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, बट टाइप जो है क्वेश्चन का वो यही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो चीजें मैंने आपको छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं यही आपको समझनी है ध्यान से। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 84% बराबर है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब ये जो गलतियां होती है इस क्वेश्चन में वो क्या है, भाई हमको पता है कि जो 1% की वैल्यू है वो 1/100 होती है ना। यानी 84% की वैल्यू 84/100 होती है। ठीक है, अब गलती देखो, जो गलती होती है वो ऑप्शन में टिक करने में होती है। अब आपका माइंड क्या करेगा, क्योंकि आपको तो उसमें, आप पर तो उस समय एग्जाम का प्रेशर है, आपको जल्दीबाजी है। तो गलती हमसे ये हो सकती है कि हम 84/100 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने, गलती से 8.4 लगा दिया। देखो 8.4 भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, बट ऐसा तो है नहीं। अगर हम इसको प्रॉपरली बेटा सॉल्व करेंगे, अगर मैं पॉइंट हटा भी दूं, देखो इसको कितने कितने सारे टाइप इसके हो सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। 84/100 हो गया हमारा ये 84%। तो एक फॉर्म तो मैं इसका लिख सकता हूँ, फर्स्ट फॉर्मेट मेरा क्या हो सकता है कि मैंने 2 जीरो हटा दिए तो ये हो गया 0.84। आपको पता है जब नीचे से 2 जीरो हटते हैं तो डेसिमल आप लेफ्ट साइड काउंट करते हो, 1 2, और ये हो गया 0.84। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है 84/100। ठीक है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो 2 से, 2 से काट दो तो 2 पंजे 10, 0, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, यानी 42/50। तो ये टाइप हो सकते हैं ना, कुछ भी टाइप हो सकता है, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें एक आंसर और हो सकता है, क्या हो सकता है कि भाई 42/50 आया है तो 42/50 को और भी छोटा आप कर सकते हो ना भाई, और भी तो छोटा कर सकते हो 2 से। 21 दूनी 42, 25 दूनी 50। एक आंसर ये भी हो सकता है हमारा। एक और आंसर हो सकता है क्या, कि आप 21/25 को डिवाइड कर दो, 25 से इसको डिवाइड करोगे तब भी पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। तो 225 8.8 समथिंग आएगा, है ना, 0.84 आएगा। ठीक है, ये आ गया 0.8 समथिंग आ गया। तो कितने सारे आंसर आ सकते हैं, देखो दोबारा से हम 0.84 में ही पहुंच गए, देखेंगे तो ध्यान से। ठीक है, तो कितने सारे आंसर हो सकते हैं, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हमें सारी पॉसिबिलिटी के साथ देखना है। सबसे पहले हमने 84/100 किया, 0.84 कहीं है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हमने इसको कट किया, आया 42/50, कहीं है, हाँ जी है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी है। तो अब आगे आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करिए, 42/50 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा, इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान लो चौथा ऑप्शन आपको ये नहीं दिया है, चौथा ऑप्शन आपको 8.4 दिया ही नहीं है, चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है मान लीजिए दिया हुआ है 25/21। ठीक है, उल्टा दे दिया है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली उनका काम है आपको कंफ्यूज करना, लेकिन आपको बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे करना है जैसे मैंने बताया हुआ है, एक एक चीज करी और फिर उसको जितनी पॉसिबिलिटीज मैथ्स में हो सकती हैं उतनी पॉसिबिलिटी के साथ क्वेश्चन को करना और देन फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा इजीली। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट जो गलतियां हैं वो ध्यान से हमको करनी है, ध्यान रखनी है कि गलतियां ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपए में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो। एक व्यक्ति ने एक टीवी खरीदा, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा, 18,200 रुपए में खरीदा। ठीक है, उस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च किए। अब ये जो मैं बोलने वाला हूं आगे, उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, पॉइंट ये है कि हम जब कोई सामान खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जिसको कहते हैं। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान में, अब जैसे मान लो मैंने एक फ्रिज खरीदा दुकान से, अब फ्रिज को लेके आने में भी तो पैसा लगेगा। आप किसी भी चीज में लेके आ सकते हो, आपके घर के आसपास टुक टुक चलता है, आपके घर के आसपास तांगा चलता है, या कुछ भी चलता हो, कुछ भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम हो, आप दुकान से लेकर, जैसे मान लो ये शॉप है आपकी, ठीक है, ये शॉप है, और ये आपका, ये यहाँ पे कहीं आपका घर है, यहाँ पे आपका होम है। तो भाई कोई भी चीज आप खरीदोगे, कोई बड़ी चीज, तो उसको शॉप से लेके होम तक तो लेके आओगे ना, किसी चीज में कंधे पे लेके तो लेके नहीं आओगे फ्रिज को या टीवी को, है ना कहीं तो रख के लेके आओगे ना, जैसे ठीक है। तो शॉप में आपने कितने रुपए दिए, 18,200 रुपए दिए मान लो टीवी के लिए। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक लाने में आपके 1,800 रुपए खर्च हुए, पहला तो ये हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन में हमेशा जो क्रय मूल्य होता है, याद रखिएगा, जो क्रय मूल्य होगा, जो दुकान पे हमने पैसे दिए और
उसको ले घर तक लाने में जितना खर्चा हुआ वो हमारा टोटल क्रय मूल्य होता है। टोटल क्रय मूल्य होता है यानी 1800, 18,200 प्लस 1800 यानी बेसिकली 20,000 रुपये हो गया ये पूरा पूरा। ठीक है, यानी 20,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य होगा। ये तो मैंने आपको घर तक लाने की बात बोली। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। जब हमने कोई सेकेंड हैंड आइटम खरीदा, जब हमने कोई यूज्ड आइटम खरीदा, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो आइटम खराब होगा। तो इस व्यक्ति के साथ वही कुछ कंडीशन हुई है कि उसने 18,200 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा है। मरम्मत का मतलब पुराना ही है, लिखा नहीं होगा, समझना पड़ेगा आपको। तो टीवी खरीदा भाई, वो टीवी खरीदा। अब उसने किसी के घर से टीवी खरीदा, घर से दुकान से खरीदा पुराना टीवी। अब वो जब अपने घर पे लेके जाएगा टीवी को, तो खराब टीवी तो नहीं लेके जाएगा, पहले उसको ठीक कराएगा। फिर तो ठीक कराने में जो 1800 रुपये उसके खर्च हुए वो भी उसके क्रय मूल्य में ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो दो चीज ध्यान रखेंगे। अगर कोई आप नया सामान खरीदते हैं और उसको घर तक लेके जाते हैं, तो घर तक लेके जाते हैं तो उसमें जो आपका वो है, जो घर तक लेके जा रहे हैं, उसको भी, वो जो आइटम है वो भी ऐड होगा आपका क्रय मूल्य में। और अगर आप कोई पुराना सामान खरीद रहे हैं और उसकी मरम्मत कर रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में ऐड होगा। ठीक है, तो बेसिकली 18,200 और ये हो गया आपका 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपीज़ हो गया। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है फिर से कि भाई 18,200 में उसने खरीदा, ठीक है, और 1800 रुपये में उसने बेच दिया। बिल्कुल बेसिक है ना, कुछ फॉर्मूले, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो क्रय मूल्य है हमारा, यानी जितने रुपए में हमने खरीदा किसी चीज़ को, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। वो आपका हो गया 20,000। कितना हो गया? 20,000 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो जाए। अब ये बंदा ना, जो व्यक्ति है, बड़ा चालाक निकला। उसने क्या किया? उसने 18,200 में खरीदा, 1800 रुपये खर्च किए और टीवी ठीक करा के उसने किसी तीसरे को बेच दिया, घर वो ले ही नहीं गया। तो जिस तीसरे को उसने बेचा, उसको 3,000 रुपये फायदा हुआ बेचने पर। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास 20 रुपए की एक चॉकलेट है। ठीक है, आप उसको कितने में बेचो कि आपको 30 रुपए का फायदा हो जाए, सॉरी 10 रुपए का फायदा हो जाए। आप उसको कितने में बेचो कि आपको 10 रुपए का फायदा हो जाए। सिंपल सी बात है ना, क्या करोगे? 10 रुपए के फायदे का मतलब 30, 30, यानी क्या करना है आपको? 20 + 10 कर देना। तो सिंपल सी बात है कि अगर 20,000 में खरीदा है और 3,000 का मुझे फायदा चाहिए, तो 20,000 प्लस 3,000 में कर दूंगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ फॉर्मूले की, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। 20,000 रुपये मैंने लगाए, खरीदा, और 3,000 रुपये मैंने फायदा कर लिया। तो 20,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? 23,000 ये हो गया। यानी 23,000 रुपये में हमने इस आर्टिकल को बेचा, जिससे कि हमें 3,000 का फायदा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, 3,500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी? ठीक है, अब ये एक फिर से साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। जो बेसिक क्लासेस है उसको भी हम रेगुलरली पढ़ेंगे। बेसिक क्लासेस का मतलब टॉपिक वाइज क्लासेस भी रेगुलर चलती रहेंगी। कभी कभी ऐसी क्लासेस भी आती रहेंगी जिसमें, क्योंकि थोड़ा सा सेम टॉपिक हो ना, तो आप लोग भी बोर हो जाते हो। जरूरी है कि चीजें चेंज होती रहें। तो 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी? तो सबसे पहले साधारण ब्याज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। इंग्लिश वालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्या बोला गया है कि एक राशि है 3500 रुपए, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा वो 3,500 है, जिस पैसे को हमने लगाया है ब्याज पर। ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट कितना है? 6% है। देखो, कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक टॉपिक ये है, साधारण ब्याज वाला टॉपिक हो गया, या स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी टॉपिक हो गया। इसमें जो जो चीजें आपको दी हुई है ना, वो पहले लिख लो आप इजीली। ठीक है, तो 3500 रुपए की राशि, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर कितना है? 3500 लिख लो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना है? आर, यानी दर कितनी है? 6%। दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी? अब आपको समझना है कि 4,130 रुपए, भाई 3500 रुपए लगाए हैं, 4,130 रुपए हो जाएगी कितने वर्षों में? कितने वर्ष यानी हाउ मेनी ईयर्स, यानी टाइम हमको निकालना है। ठीक है, यानी समय हमको निकालना है। और ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट यानी 4130 हो जाएगा। ठीक है, जिसको ये टॉपिक आता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, उनके लिए अच्छा है, अदरवाइज मैं भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब इसको समझना। हमने कोई पैसा किसी को उधार दिया,
ठीक है, मान लो मैंने 10 रुपए किसी को उधार दिए, वो उसने 10 दिन बाद मुझे 15 रुपए लौटाए। ठीक है, 15 रुपए लौटाए, तो इसमें से 15 रुपए को दो भागों में बांटा जाता है, एक 10 रुपए हो गया और एक 5 रुपए हो गया। 10 रुपए जो होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, और जो 5 रुपए होता है वो होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब हम मूलधन और ब्याज यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें अमाउंट मिलता है यानी टोटल अमाउंट। तो बात वही हुई कि 3500 रुपए उसने लगाए, है ना, 3500 रुपीज उसने लगाए और बेचे, सॉरी उसको मिला कितना, 4130, यानी उसका क्या हो गया, यानी फिर वही बात है कि 4130 के दो टुकड़े हैं, एक हो गया 3500 जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और एक हो जाएगा, हम माइनस करेंगे 4130 में से 3500 को। हालांकि हम बहुत इजीली कर सकते थे इसको, कैसे कर सकते बता रहा हूं मैं आपको। 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 11 है यहाँ पे, है ना, ये 0 ही है ना, हाँ ठीक है, तो 11 है, तो 6 और 5 11 हो गया, तो ये हो गया 630। ठीक है, होपफुली, अच्छा 630, ठीक है, तो 630 रुपए क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। आसान है ना, जैसे मैंने आपको 10 रुपए समझाया कि 10 रुपए मैंने दिए थे, 15 रुपए उसने 10 दिन बाद मुझे लौटाए। अब 15 रुपए क्यों लौटाए, क्योंकि 10 रुपए तो उसने वही दिए जो मैंने उसको दिए थे, और क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया था तो उसके एवज में कुछ मैं उससे ब्याज लूंगा, कुछ इंटरेस्ट लूंगा, तो वो 5 रुपए। इस टॉपिक को और अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ये जस्ट एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4130 रुपए के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया प्रिंसिपल, एक हो गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना आपको हो ना मुझे हो। ठीक है जी, चलो तो अब बढ़ते हैं आगे। ओके, ठीक है, तो अब ये हो गया 3500 और 630 हो गया, 4130 हो गया। ठीक है, चलो अब सिंपली रख देना है, तो ब्याज कितना है 630, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 630, प्रिंसिपल कितना है 3500, रेट कितना है 6%, टाइम हमको निकालना है टी, जो निकालना है उसकी जगह पे वही रख दो अपॉन 100। तो देखिए जो 2 0 से 2 0 कट गए, और अब एक काम करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टी को अपनी जगह पे रखेंगे, 630 यहाँ आ जाएगा, और बट्टे 35 गुणा 6 यहाँ नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड में अगर कोई न्यूमरेटर है यानी अंश है तो इधर आके डिनोमिनेटर यानी हर बन जाता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है जब इक्वल के इधर उधर चीजें जाती हैं, इज इक्वल टू टी हो गया। टी को इधर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बात बराबर है। तो ये हो गया 630 और ये हो गया 6, तो ये बहुत आसानी से कट जा रहा है, आप देखेंगे तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 1 6, यहाँ पे 0 लगेगा, आपको पता ही है क्यों लगा है, 6 5 30। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो 2 2 से या 3 3 से भी करके आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये है 105 और ये 35 है। ठीक, तो अगर आप एक काम करोगे कि यहाँ पे 35 से इसको काटोगे तो पहले 7 से काट दो, जैसे 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 7 कितना आ गया जी, 3 आ गया, यानी टी की जो वैल्यू आई वो 3 आई, यानी 3 वर्ष के लिए हमने 3500 रुपए लगाए थे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 76076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसको करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना, मैं वेट करूंगा। कुछ नहीं करो यार, बहुत आसान है, 13 को इससे भाग दे दो, 76076, ठीक है, और सॉल्व करो। चलो एक स्टेप मैं करके भी दे देता हूँ, 13 5 65 होता है, तो 13 5 65 हो गया, 6 में से 5 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 1, आगे बढ़ गया 0। तो आगे आप लोग खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि ये सॉल्व करके देने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो यहाँ वाली वैल्यू होती है वो होती है भागफल, जो नीचे होता है उसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, समझ में आया, इसको कहते हैं आपका भाजक और इसको कहते हैं भाज्य। अगर इंग्लिश की बात करें, दैट इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज व्हाट, रिमाइंडर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि सर इसका आंसर क्या है, या ऑप्शन 2 है, जो भी है। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। 9 तथा 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है, कोई एक नंबर है a, ठीक है, वो 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है पहले, कि उभयनिष्ठ गुणज क्या है। 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज मतलब 9 और 7 का मल्टीपल है कोई, है ना। जैसे आप अगर पढ़ोगे तो भाई 9 का एक मल्टीपल 9 इंटू 7 करते हैं तो 63 आता है, और 7 इंटू 9 करते हैं तो भी 63 आता है, यानी 63 9 का भी एक मल्टीपल है, 63 7 का भी एक मल्टीपल है। हिंदी में अगर बोलूं तो 63 9 का भी एक गुणज है और 63 7 का भी गुणज है। तो हम ये कह सकते हैं
कि 63 जो है वो 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज है, या इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल है तो कह सकते हैं। तो इसी तरह 63 की तरह और भी बहुत सारे नंबर होंगे जो 9 और 7 के कॉमन मल्टीपल होंगे, और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक चाहिए। कैसा चाहिए? हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 1200 से लेकर 1300 के बीच में हो, सबसे पहली कंडीशन। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई ट्रिक नहीं लगानी, बस क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो पहली बात तो एक ऐसा नंबर है जो 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल है, यानी उभयनिष्ठ गुणज है, यानी जो दोनों की टेबल में आता है। ठीक है ना, कब आता है हमको नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि वो नंबर 1200 से 1300 के बीच में है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे बेटा, तो पहला ऑप्शन है 1197। तो क्या 1197 1200 और 1300 के बीच में कहीं आता है क्या? नहीं आता ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आंसर हो ही नहीं सकता, यानी 1197 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे, इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? बेटा एक बहुत आसान सी चीज है, 9 और 7। तो यानी 9 का अगर मल्टीपल है इन तीनों में कोई एक नंबर, और 7 का भी है, तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल हम चेक कर सकते हैं। वो क्या होता है? अगर जैसे मान लो एक मैं नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे 37384, जस्ट लिख दिया मैंने, इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ दीजिए सारे नंबर्स को, कितना हो गया? 8 4 12, 13 14 15, 16 17 18, 8 7 15 25 हो गया। ठीक है, तो अगर इसका योग 9 का गुणज है, यानी 9 का मल्टीपल है, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता। जैसे कि यहां पे मान लो 2 और मैंने जोड़ा होता, तो इसका एडिशन कितना आता? 27 आता। तो 27 9 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर 2373849 9 से डिवाइड होगा। तो उसी तरह हमको यहां पे भी चेक करना है। ठीक है, यहां पे भी हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? देखो ध्यान से, अब हमें चेक करना है कि भाई 1260, पहले 9 से चेक कर लेंगे डिविजिबिलिटी, 6 और 2 8 और एक 9, 9, तो 9 आ गया, क्या मतलब 9 से डिवाइड होगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है अभी भी। फिर ये भी 1 6 और 2 8 और 1 9, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 6 6 2 1, तो 6 6 12, 13 14 15, इसका सम कितना आया बेटा? 15 आया। क्या 15 9 की टेबल में कहीं पे आता है? नहीं आता, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे पास केवल दो ऑप्शन है, 1260 और 1206। तो इसमें हमने 9 तो चेक कर लिया कि भाई 9 का मल्टीपल तो ये है ना। अब हमें 7 का भी चेक करना, तो डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे 1260, तो 7 से आप जब करोगे ना बेटा, तो 7 1 7, 7 8 56 80, यानी जो हमारा आंसर होगा बेटा वो होगा 1260। अभी मैंने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, अदरवाइज इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी है कि ऑप्शन देख के जाना, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, आप खुद सोचो 1200 से लेके 1300 के बीच कितने नंबर हैं, और उसमें 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज ढूंढना कितना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, लेकिन मुश्किल कितना है, टाइम हमारा कितना वेस्ट होगा। तो मैं तुरंत तुरंत सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर 1200 और 1300 के बीच में नहीं आ रहा उसको हमने काट दिया, फिर जो 9 से डिवाइड ही नहीं होता, मल्टीपल ही नहीं है, उसको हमने काट दिया, बचे दो, 7 से करके देख लिया, तो हमारा 1260 आंसर आ गया। इसको करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है जी, समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला क्वेश्चन, श्रेणी 9 13 17 21 25 में अगली संख्या क्या है? बहुत सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 9 13 17 21 और 25, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आगे का नंबर आपको निकालना है, तो सबसे पहला जो काम होता है उसके बीच का डिफरेंस निकालना। 9 और 5, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25, भाई 4 4 का एडिशन है ना, तो 4 ऐड कर दीजिए, 29 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर देना, जिससे कि और जो आपके मित्रगण हैं उनको भी फायदा हो सके। मैथ्स पूरी यहाँ पे होगी, रीजनिंग पूरी होगी, जीके भी पूरी होगी सैनिक स्कूल के लिए, और हिंदी तो होनी ही होनी है। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, पहले मैथ्स सीख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हिंदी वगैरह की प्रैक्टिस हम रेगुलर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।